नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के तीसरे पार्ट को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व और शिक्षा, साहित्य, पत्र पत्रिका और उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के से जुड़े प्रश्नों को कवर करेंगे और इन प्रश्नों की एक विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे, ताकि जो प्रश्न पूछे गए हैं और या जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इन दोनों प्रश्नों को साधा जा सके। जिन लोगों ने अभी पूर्व के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आपका सही जवाब होगा खड़ी बोली। ये कल के श्रृंखला में भी आपने देखा था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके साथ ही साथ आपने तबला और सितार का आविष्कार भी देखा था और कव्वाली और तराना जैसी शैली का भी विकास अमीर खुसरो द्वारा किया गया। साथ ही साथ एक बात और आज नया इंक्लूड करना है इसमें कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया था। ये बात आप याद रखिएगा। इस प्रकार पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जोश, तो जोश मलिहाबादी सुमेलित हैं। फिराक प्रयागराज ये सुमेलित नहीं है, फिराक गोरखपुरी है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी का जो वास्तविक नाम है वो रघुपत सहाय है। ठीक है, और ये उर्दू साहित्य से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगला नाम है जिगर, इनको जिगर मुरादाबादी कहते हैं, ये भी सुमेलित है। ठीक है, ये भी उर्दू से संबंधित है। यानी प्रश्न संख्या 2 में हमारा सही जवाब होगा बी। अगला नाम भी देख लेते हैं। अगला नाम है चक्रबस्त का, ये भी लखनऊ से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था और कासगंज में अगर एग्जैक्ट पूछे तो इनका जन्म हुआ था पटियाली में, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ए। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, सही है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। हरिसेन ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में नहीं, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे, यानी चौथे का सही जवाब होगा सी। यहाँ पर एक नाम दिख रहा है बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में रहे और इन्होंने 2 प्रसिद्ध रचनाएं की थी, एक था हर्षचरित्र और दूसरा था कादम्बरी। वो भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या चौथे का सही जवाब होगा विकल्प सी। हरिसेन को समुद्रगुप्त के साथ होना चाहिए। अगला देखिए, अगला नाम है कालिदास जी का। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ बिल्कुल सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह कि खिलाड़ी और खेल से संबंध स्टैब्लिश करना है। पहला नाम है केडी सिंह बाबू का, ये हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सैयद मोदी, इनका संबंध क्रिकेट से नहीं बल्कि बैडमिंटन से है और यहाँ प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा बी, ये सुमेलित नहीं है, सही। अगला है अभिनव श्याम गुप्ता, इनका संबंध बैडमिंटन से है और याद रखिएगा अभिनव श्याम गुप्ता प्रयागराज से संबंधित है। अगला है नरसिंह यादव, इनका संबंध कुश्ती से है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हॉकी की बात आई है विकल्प ए में केडी सिंह बाबू की, और हॉकी की बात हो और मेजर ध्यानचंद की चर्चा न हो तो ये उचित नहीं है। मेजर ध्यानचंद जी प्रयागराज से संबंधित हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये भी आपको याद होना चाहिए। और प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा बी, सैयद मोदी बैडमिंटन से संबंधित हैं। छठवां देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। टोडरमल, टोडरमल सीतापुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सीतापुर में भी यदि एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो लहरपुर आप बताएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अबुल फजल, अबुल फजल आगरा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बीरबल का संबंध कन्नौज से नहीं है, बीरबल का संबंध कालकी जालौन से है। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अबुल फजल की बात हुई है तो याद रखिएगा अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों निकाला था अबुल फजल द्वारा। और एक बात और याद रखिएगा कि अबुल फजल के साथ साथ शेख फैजी का भी संबंध आगरा से है। संबंध आगरा का मतलब यह है कि इनका जन्म हुआ था वहाँ पे। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। और अगर हम टोडरमल की बात करें तो टोडरमल के साथ एक बात कोरिलेट होती है कि टोडरमल के द्वारा दहसाला पद्धति भूमि से संबंधित ये निकाली गई थी, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला यानी छठवें का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यदि कभी जिला पूछे तो जिला सिद्धार्थनगर है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। और कई बार ये पूछता है कि ये किस कुल के थे, तो आपका जवाब होगा ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा डी। 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी, देखिए अभी यही प्रश्न में आया था
फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो सही जवाब होगा रघुपति सहाय, यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा डी। देखिए एक्सप्लेनेशन में किए गए बातें प्रश्न में भी समाहित हो रही हैं, यानी हम लोग सही ट्रैक पे हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए चंद्रभरदाई पृथ्वीराज रासो सही है, अब्दुल रहमान हमीर रासो से इनका संबंध नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा बी। अगला नाम देखिए नरपति नाल, ये बिसल देव रासो सही है, जगनिक आल्हा खंड यह भी सही है। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, कराय की सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा लल्लू लाल, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अमीर खुसरो, प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहां देखिए, कह रहा है कि अमीर खुसरो पटियाली कासगंज बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब आगरा बिल्कुल सही है, जोश मलिहाबादी बिल्कुल सही है, जिगर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिगर मुरादाबादी थे, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आंसर, यानी कि 12 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करना है इनको? कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार का संबंध कहां से है? तो जैनेन्द्र कुमार का संबंध सुनीता से। अगला है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का संबंध है ध्रुव स्वामिनी से, और प्रताप नारायण मिश्र का संबंध है हाठी अमीर से, और जयशंकर प्रसाद जी का संबंध है कंकाल से। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सुमेलित कर लेंगे। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रकार 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए 14वां प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां देखिए, कह रहा है कि अमीर खुसरो पटियाली कासगंज बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब आगरा सही है, जोश मलिहाबादी बिल्कुल सही है, राम प्रसाद बिस्मिल, इनका संबंध राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर से आप ले लेंगे, और अगर राम प्रसाद बिस्मिल के गोरखपुर में फांसी से आप लीजिएगा, और इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, तो आप यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर से कोरिलेट करिए, क्योंकि सबके जन्म की बात हो रही है, यानी 14 का सही जवाब होगा डी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो आपका सही जवाब होगा गोरखपुर, यानी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में, और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न को मैं करंट से भी कोरिलेट करूंगा। आप कहेंगे कि करंट से कैसे कोरिलेट करेंगे? अभी हाल ही में एक बात आपको याद रखनी होगी कि रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो काकोरी कांड में दी गई थी, और काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। इसका मतलब इसका रिलेशन करंट से स्टैब्लिश हो गया। तो हमको ये भी याद होना चाहिए कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तब जब यहाँ पे फांसी की बात हो रही है तो ये भी हम लोग को जानना चाहिए कि काकोरी कांड में 2 लोगों को और फांसी दी गई। उनका नाम है अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल तीनों लोग एक ही जगह के थे, वो थे शाहजहांपुर के। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको याद रखनी होगी कि जिस प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, उसी प्रकार अशफाक उल्ला खां को फांसी फैजाबाद में, जो वर्तमान में अयोध्या है, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है। इतनी बातों को आपको काकोरी कांड और इन लोगों से कोरिलेट करके मिनिमम याद रखना चाहिए। अगला यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा सी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी? तो आपका सही जवाब होगा कुशीनगर में, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा सी। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा झांसी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी, जब झांसी की बात आ गई तो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम क्यों ना आए? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो था वो 80 वाराणसी में हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। दूसरी बात, इनके नाम से भी संबंधित प्रश्न पूछ देता है, तो इनके जो अन्य नाम थे, उनके बचपन का नाम मनु, इनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, और इनको छबीली के नाम से भी। इनके पति का नाम गंगाधर राव था। इतनी बातों को आपको कम से कम याद रखना होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि इनका जन्म 80 वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण बिट्ठूर कानपुर में तात्या टोपे के साथ हुआ था। इन बातों को आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा सी। 18वां प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही जवाब होगा मधुशाला, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखनी होगी कि एक प्रश्न पत्र में पूछा गया कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा प्रतापगढ़ में। अगर अमिताभ बच्चन के जन्म के बारे में पूछे तो उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। प्रश्न संख्या 19 देखिए,
प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद, यानी 19 का सही जवाब होगा विकल्प सी, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 20 देखिए, कह रहा है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कितने बार यह प्रश्न पूछा, पटियाली कासगंज में, विकल्प सी सही हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि के अवतार के रूप में माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा वाल्मीकि के अवतार के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा ए। यहाँ पर तुलसी जी की बात हुई तो कई बार इन लोगों के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो जरा उस पर भी एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि तुलसीदास का जन्म जो हुआ था ये राजापुर चित्रकूट में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, ठीक है। तो फिर कुछ लोगों का और नाम देख लें, जैसे कबीरदास। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ और इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम रामानंदाचार्य था। रामानंदाचार्य अगर देखें तो वो कबीरदास के साथ साथ रैदास के भी गुरु थे, ठीक है। तो कबीरदास और रैदास के गुरु का नाम रामानंदाचार्य हो गया। अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इतने लोगों के गुरु का नाम आपको मिनिमम याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले श्रृंखला की तरफ, जो शिक्षा, साहित्य और पत्र पत्रिका से संबंधित है। इसका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, और नाम क्या है? राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। एक बात यहाँ पर चर्चा जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हुई है तो हमको ये भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी भी है, जो 29 मार्च 1927 को स्टैब्लिश हुई। और उत्तर प्रदेश से एक प्रतिष्ठित पत्रिका का भी प्रकाशन होता है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछता है, वो है सरस्वती पत्रिका। यानी इतनी बातों को आपको प्रयागराज के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए। एक बात और याद रखना चाहिए कि हाल ही में प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा सी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1916 में। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा मथुरा में। याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर गो अनुसंधान संस्थान भी स्टैब्लिश हुआ है मथुरा में। तो इसको पूरा कंबाइंड फॉर्मेट में आपको याद रखना होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा सी। चौथा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना होगा ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, 5वें प्रश्न को देखिए, पूछ रहा है कि कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 6वां प्रश्न देखिए, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहाँ पर है? तो ये चित्रकूट में स्टैब्लिश किया गया। प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प होगा बी। जब यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की चर्चा हो गई तो हमको कुछ नए विश्वविद्यालय जो हाल ही में चर्चा में है उन पर भी बात कर लेनी चाहिए। जैसे एक अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की बात चर्चा में है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, ये भी याद रखना होगा। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की बात, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की चर्चा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, ला यूनिवर्सिटी प्रयागराज अभी हमने चर्चा कर दी है, सहारनपुर में भी एक नए विश्वविद्यालय की चर्चा है। इसलिए आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से इनको याद रखना चाहिए और प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कह रहा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आपका सही जवाब होगा ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। याद रखिएगा इसका संबंध गीता प्रेस से है, यानी 7वें का सही विकल्प होगा सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो यह प्रश्न पुराना हो चुका है, बदायूं और जौनपुर में, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। 9वां देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। जब लखनऊ की चर्चा हुई तो आपको कुछ नाम और याद होने चाहिए। लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी भी है, इसकी स्थापना 1975 में हुई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान जिसकी स्थापना 1996 में हुई, ये भी लखनऊ से संबंधित है। यानी आपने यहाँ पर 3 लखनऊ से संबंधित संस्थानों के नाम देख लिए। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी। 10वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में
उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कौन सा है, तो वो है 14 वर्ष तक, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प डी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस मौलिक अधिकार में है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 21 के ए में है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब डी होगा। 11वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किसको, तो ये संस्कृत संस्थान द्वारा, ठीक है। यानी जो उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये संस्कृत संस्थान द्वारा, और इसका स्टैब्लिशमेंट 1976 में हुआ था। यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जिसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि कौन कहाँ पर है। कह रहा है कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, सही है। अमेठी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, गलत है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम विश्व विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे, चित्रकूट में, तो नाम क्या है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय विकलांग विश्वविद्यालय। अगला है इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, ये बिल्कुल सही है, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है, तो आपका सही जवाब होगा कंप्यूटर शिक्षा पर, यानी विद्या वाहिनी योजना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2 भाषाएं अधिकृत हैं, हिंदी और उर्दू, जिसमें पूछ रहा है कि उर्दू को कब किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा 1989, यानी 1989, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा 14 का। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं में की रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो आपका सही जवाब होगा प्रयागराज में। और ये कब हुई थी, तो 29 मार्च 1927 को इसका उद्घाटन हुआ। और अगर स्थापना पूछे तो ये 22 जनवरी 1927 को, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में जिक्र भी कर लिया था। 15 का सही जवाब होगा डी प्रयागराज। 16वां प्रश्न देखिए, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा 1995 में। अब मिड डे मील योजना को भी हम करंट से जोड़ के देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कैसे, तो मिड डे मील जो योजना है ये सेंट्रल की, जिसमें अब एक नया नाम बदला गया है और रखा गया है पीएम पोषण योजना। अब ये पीएम पोषण योजना मिड डे मील से क्या अतिरिक्त है, तो जो आपको याद रखना है कि मिड डे मील योजना 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए था, जबकि पीएम पोषण योजना में इसमें प्री प्राइमरी को भी शामिल कर दिया गया है, यानी जो लोग 3 से 5 वर्ष के बच्चे पढ़ने जाते हैं अब उनको भी भोजन उपलब्ध होगा। दूसरी बात कि ये जो पीएम पोषण योजना है ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए की गई है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा डी 1995। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई, तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि विकल्प सी सही होगा। जब यहाँ पे चर्चा बनारस की हुई तो एक बात और आपको याद रखना होगा कि बनारस में ही आज दैनिक का भी संपादन होता है, यानी कि 17 का सही विकल्प होगा सी। 18वां प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका सही जवाब होगा मेरठ में अवस्थित है। 18 का सही जवाब होगा बी। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो आपका सही जवाब होगा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू है वाराणसी। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो ये 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। जरा उनके नाम की भी चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। बीएचयू वाराणसी आपने 1916 देख लिया। अगला है अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्टैब्लिश हुआ, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो झांसी में है, यह भी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही साथ राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय जो रायबरेली में है, ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर झांसी की रानी जो कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका स्टैब्लिश 2014 में हुआ। इस प्रकार आपने 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम देख लिए और 19 प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, करा कि कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्टैब्लिश है, तो आपका सही जवाब होगा आगरा में। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा ए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, करा कि राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है इनमें से, तो बीएचयू सेंट्रल अभी पढ़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी पढ़ा सेंट्रल है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ सेंट्रल है। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये स्टेट गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय है, यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा डी। देखिए अभी प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या करने से यहाँ पे फायदा मिला, प्रश्न संख्या 21 का डी होगा। 22वां देखिए, कह रहा है कि कथन उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला है कि
अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना, मानक के अनुसार जो अध्यापक छात्र का अनुपात है उसको बनाए रखने के लिए ये शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ किया गया था। यह भी बात सही है। यानी इस प्रश्न में आप देखेंगे तो विकल्प कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार हम लोगों का ये प्रश्न यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 23वां प्रश्न, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे? तो इनके संपादक कौन थे? जुगल किशोर मिश्र थे। यानी कि 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। जब यहाँ कानपुर की बात हुई तो कानपुर की एक प्रतिष्ठित पत्रिका का जिक्र न हो तो ठीक नहीं होगा। कानपुर की एक पत्रिका जिसका प्रश्न बहुत पूछा जाता है वह है प्रताप। प्रताप का संपादन 1910 से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया और ये कानपुर से प्रकाशित होती है। और प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए चलो स्कूल अभियान की शुरुआत की गई। ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2001 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। 24 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। 25वां प्रश्न देखिए, करा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या क्या है? तो राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर 25 प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। जरा चारों विश्वविद्यालय के नाम जान लीजिए और कहाँ पर स्टैब्लिश है ये भी देख लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, इन 4 के अतिरिक्त एक केंद्रीय विद्यालय और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर पहले कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो आप आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ जो अभी आपने अभी पढ़ा भी, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, और इसके साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सैम हेमिंग बॉटम, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। इस प्रकार आपने उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों की पूरी विस्तृत व्याख्या देखी। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा 4। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का। और ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। फिर लखनऊ के कुछ और संस्थान की भी चर्चा जरूरी है। जैसे अगर देखें जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो आप दोनों संस्थानों को याद रखेंगे और प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। यहाँ भी विकल्प डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर यह पूछा जाए कि उर्दू का प्रथम अखबार यहाँ पर कौन स्टैब्लिश किया गया, तो आपका नाम होगा सरदल। इसका प्रकाशन आगरा से हुआ था 1846 में। और अगर यह पूछे कि प्रथम हिंदी दैनिक कौन था उत्तर प्रदेश का, तो आपका जवाब होगा बनारस अखबार। ये 1945 में प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर याद करनी होगी। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब होगा 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। काशी विद्यापीठ के संस्थापक, तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा 28 का। प्रश्न संख्या 29 देखिए, करा कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही जवाब होगा 2004 में शुरू की गई थी। यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, करा उत्तर प्रदेश में सामान्य कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो सॉरी, कृषि नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ रहा है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या अभी हमने आपको बताया कि टोटल कितनी हो गई है? 6 हो गई है। और हमने 6 का नाम भी आपको बता दिया है, इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये 6 हो गया। अगला देखिए, करा कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1995 से। ठीक है, और वो कौन सी थी? मिड डे मील योजना कार्यक्रम थी। ठीक है, देखिए इसी प्रश्न को किस तरह से घुमा के पूछा, और अब वो पोषण योजना के तहत चल रही है। और कब से कब तक है? 2021-22 से लेकर 25-26 तक। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब होगा ए 1995। प्रश्न संख्या 32 देखिए, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो आपका सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय। ये कब थे? 1887 में। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 33 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा 1968 में। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा विकल्प सी। 34वां प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्टैब्लिश है? तो आपका सही जवाब होगा मेरठ में। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब होगा सी। प्रश्न संख्या 35 देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था?
तो आपका सही जवाब होगा बनारस अखबार, और हमने अभी इसकी चर्चा भी कर दी। ठीक है, बस आपको एक चीज़ नहीं जोड़नी है कि इनका संपादक कौन थे, गोविंद रघुनाथ दत्ते। यानी प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा सी। 36वां, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, तो आपका सही जवाब होगा चंद्रशेखर आजाद। 36वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। 37वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आपका सही जवाब होगा प्रयागराज में इसकी स्थापना की जा रही है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन पे आ गए हैं। करा निम्नलिखित में से कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यानी इन 3 राज्यों से सीमा बनाता है, तो आपका सही जवाब होगा सहारनपुर। यानी सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात सहारनपुर की कर रहे हैं तो हमारा जवाब होगा ये उत्तर प्रदेश में है। तो जरा उत्तर प्रदेश की ही विभाजन को एक संक्षिप्त परिचय के तौर पे देख लें। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 यूटी से जुड़ा हुआ और एक देश से सीमा बनाता है। ठीक है, उस देश का नाम है नेपाल। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको भी देख लीजिए। अगर हम उत्तर से बात करें यानी कि ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश की योग्यता यह है कि ये सबसे छोटी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। दूसरी बात, अगर दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश की विशेषता यह है कि ये उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और सर्वाधिक जिलों के साथ 11 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। अगर हम पूर्व की बात करें तो बिहार और झारखंड है। पश्चिम में देखेंगे तो हरियाणा और राजस्थान है और एक यूटी दिल्ली है। ठीक है, इतनी बातें आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानी, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा सी, सहारनपुर। अब दूसरा प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार चयन करें। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछ देता है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा चौथा। अब देखिए किस क्रम में है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प होगा बी। 26 तीसरा प्रश्न देखिए, करा लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो लखनऊ की सीमा को कौन स्पर्श नहीं करता है, तो लखनऊ की सीमा को बलिया स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब बलिया की बात आ गई तो बलिया की एक विशेषता है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। फिर आप पूछेंगे कि बाकी 3 जिलों की भी चर्चा कर दीजिए, तो सबसे पश्चिम में शामली है, सबसे उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में सोनभद्र है। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा सी। चौथा देखिए, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो आपका सही जवाब होगा यमुना। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा डी। अब देखिए पश्चिम में है तो पश्चिम में आपने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली पढ़ लिया है तो आप सीधे कोरिलेट कर देंगे। अगर कोरिलेट भी करना हो, दिल्ली आपने पढ़ ही लिया है तो भी आप सीधे सीधे कर देंगे। अगर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प बी। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है, यहाँ ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी। 7वां देखिए, उत्तर प्रदेश निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ में अनुक्रम सेट करिए। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अगर दक्षिण में अनुक्रम करें तो सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर उसके बाद संत रविदास नगर, यानी 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों की भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम क्या है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, यानी कि वाराणसी और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत और फिर भदोही का नंबर आता है। ठीक है, यानी ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इनका घटता हुआ क्रम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी कि वाराणसी के नीचे है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद है बागपत और उसके बाद कौन सा है, शामली है। ठीक है, इस क्रम को भी आपको याद रखना होगा। और अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा हापुड़। इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली गोरखपुर, विकल्प डी सही हो जाएगा। 10 देखिए, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम की दृष्टि से, देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछते हैं। बढ़ते हुए क्रम, अभी आपने पढ़ा कि गौतम बुद्ध नगर सबसे कम, उससे बड़ा कौन है, बाराबंकी, उससे बड़ा कौन है, मिर्जापुर और उससे बड़ा कौन है, सोनभद्र, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प होगा सी। 11वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सोनभद्र जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो आपका सही जवाब होगा 4 राज्यों को सोनभद्र स्टैब्लिश करता है। और अभी हमने आपको बताया था कि जो 4 राज्य कौन कौन से सोनभद्र के साथ हैं, बिहार, झारखंड,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अभी हमने आपको क्या बताया था, सहारनपुर कितने से करता है, 3 राज्यों से, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सोनभद्र के लिए सही जवाब होगा सी, 4 राज्यों से। 12वां प्रश्न देखिए, कह कि उत्तर प्रदेश में कौन सा आद्यकल्प प्राचीन शैली से निर्मित है, तो आपका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का बुंदेलखंड। यानी बुंदेलखंड जो है वो आद्यकल्प एवं प्राचीन शैलों से निर्मित है। 12 का ए विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है, पंजाब से। अभी हम लोगों ने इसका विवरण ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से भी देख लिया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश उत्तर और दक्षिण में कितना किलोमीटर है, तो आप बताएंगे 240 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए कि पूर्व पश्चिम में कितना है, तो आप बताएंगे 650 किलोमीटर। ये भी बात याद रखिएगा। 14वां देखिए, कह रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो आपका जवाब होगा तराई क्षेत्रों में। और अभी हम लोगों ने पढ़ा जिले वाइज गोरखपुर में, और गोरखपुर एक तराई इलाका है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा लखीमपुर खीरी। यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा डी। 16वां प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो अभी हमने आपसे पूछा था कि यह प्रश्न पूछता है, ये इसका स्थान है चौथा। यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है। और अगर ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कितने प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब होगा 7.3। यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के में कितना क्षेत्रफल में कंट्रीब्यूट करता है, 7.3% करता है। याद रखिएगा। अगला है कि यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा बी। 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो आपका सही जवाब होगा बस्ती। और उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है नेपाल से, और नेपाल उत्तर प्रदेश में 7 जिलों से अपनी सीमा स्टैब्लिश करता है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, बस्ती सीमा नहीं बनाता है। 18 देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल में विकल्प में जो दिया है उसमें वाराणसी सबसे छोटा है। अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है, तो आपका जवाब होगा हापुड़। ठीक। अगला यानी प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत योगदान करता है, तो आपका सही जवाब होगा 7.33%। एक बात और याद रखनी होगी कि ये जो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर हम ये पूछे कि क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का, संख्या बताइए, तो आपका जवाब होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो अभी हमने आपको बताया कि नेपाल की सीमा मिलती है, और ये 7 जिलों को अपनी सीमा स्टैब्लिश करता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रश्न में ये प्रश्न कई बार पूछता है कि नेपाल अपनी सीमा कितने जिलों से बनाता है, तो आपका जवाब होगा 7 जिले। और कई बार जिलों की संख्या भी पूछ देता है, इसलिए आज मैं आपको उन जिलों के 7 जिलों का नाम भी चर्चा कर देता हूँ। आप नेपाल पीलीभीत के साथ सीमा बनाता है, लखीमपुर खीरी के साथ बनाता है, बहराइच के साथ बनाता है, श्रावस्ती के साथ बनाता है, बलरामपुर के साथ बनाता है, सिद्धार्थनगर के साथ बनाता है, और महाराजगंज के साथ सीमा बनाता है। इन 7 जिलों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए 21, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के तौर पर शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा शामली को। यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा ए। 22वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो आपका सही जवाब होगा 9। यानी कि अगर यहाँ राज्य पूछा है तो हमारा जवाब 8 + 1 होना चाहिए। यहाँ टोटल संख्या 9 दी है, यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस जिले में सीमा नेपाल से लगती है। देखिए अभी हमने आपसे बताया ना कि इस तरह के प्रश्न जरूर पूछते हैं, तो यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा, किसकी सीमा लगती है, तो पूछ रहा है तो आपका सीधा जवाब महाराजगंज हो जाएगा। 23 का सही जवाब होगा बी। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा महोबा। यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा सी। इस प्रकार आज हमने इन उत्तर प्रदेश की तीसरी श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया। आप लोग ये बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के इन प्रश्नों की श्रृंखला इतने पार्ट में हो रही है। पार्ट से मतलब नहीं है, केवल प्रश्न करना मकसद नहीं है। हमको प्रश्नों को एक ऐसे फॉर्मेट में लेके चलना होगा जिस उद्देश्य से ये श्रृंखला चलाई जा रही है उस उद्देश्य के लिए हमको लाभकारी होना चाहिए। प्रश्न उत्तर ही करना रहे तो इस पूरे प्रश्न पत्र को मात्र आधे से 45 मिनट के अंदर में खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए आप लोग पेशेंस रखें और प्रतिदिन इसको निश्चित तौर पर करें, और कुछ ड्यूरेशन के बाद इसका रिवीजन भी करते रहें ताकि ये इसका लाभ सतत बना रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मुलाकात होगी। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और एक अनुरोध है कि अपने दोस्तों के बीच में